न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने एक एड देखा, वीरे का पतलापन दूर करे 30 दिनों में, उसे गाढ़ा बनाए। तो क्या वीरे का गाढ़ा होना इतना जरूरी है? आइए इस पर बात करते हैं खुलकर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। वीर्य जिसे सीमन कहा जाता है और स्पर्म यानी शुक्राणुओं के बीच आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इजैकुलेट होने वाले सीमन में केवल 2 से 5% तक ही स्पर्म पाए जाते हैं। स्पर्म के साथ सेमिनिकल वेसिकल ट्यूबल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन मिक्स होते हैं और फिर बनता है सीमन। लोगों को लगता है कि सीमन को देखकर वो अपनी स्पर्म क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर सीमन पतला हो तो लोगों को लगता है कि उनकी स्पर्म क्वालिटी तो बहुत ही खराब है, और गाढ़ा हो तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मेरे स्पर्म्स ठीक ठाक है। लेकिन सही मायने में सिर्फ सीमन को देखकर स्पर्म की क्वालिटी का पता नहीं लगाया जा सकता। आपका सीमन तब पतला होता है जब आप बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर लगातार सेक्स या फिर मास्टरबेशन करते रहते हैं। ऐसे में बॉडी को ज्यादा समय ही नहीं मिल पाता कि वो अपना पूरा प्रोसेस कर सके और ठीक तरीके से सीमन को बाहर निकाल सके। तो ऐसे में पहली बार से अगली बार में आपको थोड़ा सा फर्क दिख सकता है। सीमन के पतला दिखने का एक और कारण भी होता है। देखिए, सीमन की कंसिस्टेंसी लगातार बदलती रहती है। जब वो बाहर निकलता है तो उस दौरान वो पतला होता है, इसके बाद वो दही जैसा जमने लगता है, और इसकी कुछ देर बाद, जैसे कि अगर आप उसे 5 मिनट बाद देखेंगे, जैसे दही पानी छोड़ता है वैसे सीमन भी पानी छोड़ने लगता है और लोगों को लगता है कि उनका सीमन पतला हो गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्पर्म क्वालिटी का पता कैसे लगाया जाए? स्पर्म एनालिसिस, जो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में ही करवाना चाहिए। स्पर्म एनालिसिस से आप न केवल स्पर्म यानी शुक्राणुओं की संख्या का पता लगा सकते हैं, बल्कि उन चीजों के भी बारे में पता लगा सकते हैं जो कि स्पर्म क्वालिटी उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। स्पर्म एनालिसिस टेस्ट बहुत महंगा टेस्ट नहीं है और आपको आसानी से अपने नजदीकी हॉस्पिटल में ये अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस टेस्ट के बाद आने वाली रिपोर्ट के बारे में। आप कैसे समझें कि आपके स्पर्म हेल्दी हैं या नहीं? चलिए आपकी मदद करते हैं। स्पर्म एनालिसिस में कुछ मेजरमेंट होते हैं जिनके ऊपर इस बात को तय किया जाता है कि आपकी स्पर्म क्वालिटी कैसी है। स्पर्म एनालिसिस कुछ चीजों पर बेस्ड होता है, जिनमें सबसे पहला है स्पर्म्स की संख्या। WHO की माने तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए 15 लाख पर ml स्पर्म होना जरूरी है। अगर आपकी रिपोर्ट में 15 मिलियन पर ml से कम स्पर्म आते हैं तो ये कंसीडर किया जाता है कि आपको ओलिगोस्पर्मिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट में 0 स्पर्म काउंट आए, इसे एजियोस्पर्मिया कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसा शख्स फर्टाइल नहीं होता, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि IVF टेक्निक से आप फिर भी पिता बन सकते हैं। दूसरा है स्पर्म मोटिलिटी यानी उनकी गतिशीलता, ताकि वो फीमेल की बॉडी में जाकर एग को फर्टाइल कर सके। स्पर्म की 3 कैटेगरी होती है। पहली है ग्रेड A, जिसमें प्रोग्रेसिवली मोटाइल यानी कि अत्यंत गतिशील स्पर्म्स गिने जाते हैं और इनकी संख्या 32% होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो माना जाता है कि उस शख्स को एस्थेनोस्पर्मिया है। दूसरा ग्रेड है ग्रेड B, इसमें नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म्स काउंट किए जाते हैं, यानी कि वो स्पर्म जो आगे की और गतिशील नहीं है, वो एक जगह खड़े होकर ही मूवमेंट करते हैं। और तीसरा है ग्रेड C, जिनमें नॉन मोटाइल स्पर्म काउंट किए जाते हैं। ये वो स्पर्म है जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। ऐसे स्पर्म जिंदा भी हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि वो मर चुके हों। इसका पता आप लगा सकते हैं स्पर्म वायलिटी में, जिसमें डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं कि कितने स्पर्म जिंदा हैं और कितने स्पर्म मर चुके हैं। तीसरा है मोर्फोलॉजी यानी स्पर्म की बनावट। आमतौर पर हेल्दी स्पर्म की बॉडी में सिर, गर्दन और पूंछ होती है। नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट होने के लिए आपको ऐसे हेल्दी स्पर्म की कम से कम 4% मात्रा की जरूरत होती है। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स के दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। इसमें सबसे पहला है सीमन की क्वांटिटी। आप जब भी अपना सैंपल दें तो कोशिश करें कि वो 1.5 ml से ज्यादा हो। अगर बात करें कलर या फिर रंग की, तो स्पर्म का नेचुरल कलर व्हाइट या फिर हल्का ग्रे माना जाता है। स्पर्म का pH भी बहुत जरूरी माना जाता है। ये 7.2 से लेकर 8 होना नॉर्मल माना जाता है। और अब बारी आती है लिक्विफेक्शन टाइम की। ये दिखाता है कि स्पर्म कितनी देर में लिक्विफाई यानी कि तरल बन जाता है। आम 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है तो ये नॉर्मल है। स्पर्म क्वालिटी का पता लगाने के लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि फ्रुक्टोज की क्वांटिटी आपके सीमन में कितनी है।
फ्रुक्टोसेमिनिकल वेसिकल्स के सेक्रेशंस होते हैं जो कि स्पर्म्स के लिए फूड यानी भोजन का काम करते हैं। कई केसेस में ये भी मायने रखता है कि डॉक्टर ये चेक करें कि आपके सीमन में WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपको कोई इंटरनल इन्फेक्शन है तो उस केस में WBC की मात्रा आपके सीमन में बढ़ जाती है। सैंपल देते समय आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिनमें सबसे पहला है एब्स्टिनेंट पीरियड। ये वो पीरियड होता है जब आपको सेक्स या फिर मास्टरबेशन जैसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी होती। आमतौर पर माना जाता है कि आपको मैक्सिमम 5 दिन के बाद इस टेस्ट को देना चाहिए और मिनिमम 3 दिन यानी 3 दिन पहले तो आपको सेक्सुअल या फिर मास्टरबेशन जैसी सारी एक्टिविटीज रोक देनी चाहिए। बात करें और दूसरी जरूरी चीजों की तो कलेक्टिंग टाइम और एनालिसिस टाइम मैटर करता है। तो आई होप आज मैं आपको स्पर्म क्वालिटी के बारे में बहुत सारी चीजें समझा पाई हूँ। तो अगली दफा अपना सीमन देखकर अपनी स्पर्म क्वालिटी को बिल्कुल भी जज ना करें। एक अच्छी लैब में जाएं और टेस्ट कराएं। और अगर आपको लैब में जाने में शर्म आती है तो कई सारी ऐसी लैब्स हैं जो आपको फैसिलिटी देती हैं कि आप सैंपल घर पर ही ले सकते हैं और वो वहां से उन्हें कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अपनी हेल्थ के बारे में बात तो आपको करनी ही होगी, वो भी खुलकर।